हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गणेशशाला यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ बबली राजपूत। तो बच्चे, इस वीडियो में हम नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर है उसके इंटेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव, दे आर आस्किंग हाउ इज आर एटमॉस्फेयर। हमारा एटमॉस्फेयर का मतलब क्या, मतलब हम जहां रहते हैं। हम कहाँ रहते हैं? हम अर्थ पे रहते हैं, राइट। सो अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसे डिफरेंट है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस एंड मार्स। अगर हम बात करें वीनस एंड मार्स की, जिसमें लाइफ अभी पॉसिबल नहीं है ना, हम भले मार्स तक पहुंच गए हो, हम अभी कोशिश कर रहे हैं जानने की कि भाई वहां का एनवायरनमेंट है कैसा, कि ऐसा बनाया जा सके कि लाइफ सस्टेन हो सके, मतलब इंसान है वो वहां रह सके, ठीक है, हम सरवाइव कर सकें। सो क्या डिफरेंस है अर्थ के एटमॉस्फेयर में और वीनस और मार्स के एटमॉस्फेयर में? क्यों वीनस और मार्स में अभी लाइफ पॉसिबल नहीं है? क्यों वहां पे ह्यूमन है या कोई अदर ऑर्गेनिज्म है वो सरवाइव नहीं कर पा रहा है? रीजन इज CO2, है ना बच्चे। हम कौन सी गैस इनहेल करते हैं? हम रेस्पिरेशन करते हैं ना, हम ब्रीथ करते हैं, तो कौन सी गैस इनहेल करते हैं? हम ऑक्सीजन को लेते हैं, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, है ना। सो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में अगर हम बात करें तो वो कुछ 0.003 या 4% है ना। ऑक्सीजन की बात करें तो वो 21% है, क्योंकि भाई हमें जरूरत है ऑक्सीजन की, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज करते हैं तो 0.003। बट इन केस ऑफ वीनस एंड योर मार्स, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज वो 95 से 97% तक है। ध्यान से सुनिएगा, 95 से 9, मतलब इतनी ज्यादा गैस तो हमारे एटमॉस्फेयर में कोई नहीं पाई जाती। सबसे ज्यादा पाई जाती है 78% नाइट्रोजन, फिर होती है ऑक्सीजन 21%, फिर है आर्गन आपका 0.97% या 93% है, ठीक है। इसमें आई डोंट नो, मे बी 0.97 और 93% है, ठीक है। तो मतलब देख लो, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा जो गैस पाई जा रही है वो नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में, फिर ऑक्सीजन और फिर अर्गन। लेकिन वहां पे तो भैया जब हम बात करते हैं वीनस और मार्स की ना, तो वहां पे तो जो CO2 है ना वो पाया जाता है 95 to 97%। कैसे सरवाइव कर सकता है कोई वहां पे, है ना। सो यही चीज है कि भाई वहां पे वीनस और मार्स में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, बल्कि हमारे अर्थ में सिर्फ 0.003% में है ना। सो अगर हम चले गए मार्स में या वीनस में तो हमारे लिए बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी, वहां हम सरवाइव नहीं कर सकते, ठीक है, राइट। सो आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव, हाउ डज द एटमॉस्फेयर एक्ट एज एन ब्लैंकेट। ब्लैंकेट मतलब कंबल की तरह, जैसे अभी सर्दियां पड़ रही है ना, सो ब्लैंकेट सबसे बढ़िया हमारा फ्रेंड बन चुका है अभी के टाइम में, है ना। ठीक है। सो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा एटमॉस्फेयर क्या है, मतलब जो एयर है, ऐसा रीजन जहां पे सिर्फ हवाएं पाई जाती हैं, गैस पाई जाती है वो। तो हाउ आर एटमॉस्फेयर एक्ट एज एन ब्लैंकेट, एक ब्लैंकेट की तरह कैसे काम करता है? मतलब क्या है, मतलब ये हमें कोल्ड एयर या कोल्ड विंड से कैसे प्रोटेक्ट करता है। तो ये तो मैंने व्हाइट बोर्ड का लगा रखा है आपको, जो मैंने पढ़ाया था, इसके ऊपर वीडियो भी है एक, राइट। एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ये बैड कंडक्टर होता है हीट का, ठीक है। सो एटमॉस्फेयर मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, हमारी टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है ड्यूरिंग द डे। डे टाइम क्या करता है? इट प्रिवेंट द सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि हमें पता है जब दिन होगा तो जो सूर्य देवता होंगे वो हम पे बहुत मेहरबान होते हैं। खैर अभी सर्दियों में पता नहीं, उनको भी लगता है, वो भी लगता है क्वारंटीन में है ना, आते ही नहीं है। सो हाँ, तो दिन में क्या होता है बच्चे, दिन में ज्यादा गर्मी ना पड़े। एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। बैड कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब आप समझिए बच्चा, बैड कंडक्टर का मतलब है इससे हीट पास नहीं हो सकती है। गुड कंडक्टर मतलब जिससे अच्छे से पास हो जाए, राइट। जैसे कि आपका आयरन क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट है ना। आप क्या करो, आप थोड़ा सा फायर लो, आग वगैरह जहां जल रही हो वहां पे एक हिस्सा है वो आयरन का, वो आप उसको क्या करो, आग के कांटेक्ट में रखो, लेकिन दूसरा हिस्सा मत रखो, ठीक है, सिर्फ टिप उसकी रखो आग के कांटेक्ट में, ठीक है। तो आप देखोगे धीरे धीरे करके, आप मान लो आपने यहाँ से इसको हैंडल कर रखा है, पकड़ रखा है, तो धीरे धीरे करके हीट है वो आपके हाथ तक आ जाएगा। आपको अरे भाई ये गर्म कैसे होगा, मैंने तो इसका टिप ही जलाया था बस। तो एयर, दैट आयरन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, लेकिन द एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब ये है कि हीट कैन नॉट पास थ्रू द air, right? So atmosphere maintains the temperature of earth. During day it prevents sudden increase in the temperature, and during night it prevents heat to not escape away from that. मतलब ये है कि दिन में जो भी हीट हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप हुई है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी हीट कलेक्ट हुई है, वो नाइट टाइम में क्या हो, स्केप ना कर जाए। अगर गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता तो स्केप कर जाता है ना, आदान प्रदान अच्छे से होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। बात करें जैसे कि मून की बात कर सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, मून में क्या है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है।
यहाँ पे सही कर लेना, यहाँ पे अर्थ की जगह मून होगा, ये गड़बड़ मैंने वहां भी कर रखी है, ठीक है। लाइक वाइज अर्थ, अर्थ नहीं, यहाँ पे मून है, ठीक है, अर्थ नहीं यहाँ पे। तो मून की अगर बात करें तो आपको पता है मून में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है ना, मून में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, मून में कोई एयर नहीं है, तो वहां पे क्या है, वहां पे कोई ट्रैप करने के लिए हीट नहीं है। तो मून का टेम्परेचर दिन में रहता है 110 डिग्री सेल्सियस, मतलब बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर होता है 100 डिग्री, मतलब आप बॉइल कर जाओगे। एंड तभी वो प्रॉपर सूट वगैरह पहन के जाते हैं ना जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, राइट। एंड नाइट में जो टेम्परेचर होता है वो -190 डिग्री सेल्सियस होता है। दैट इज वेरी वेरी लो टेम्परेचर, नो वन कैन सर्वाइव देयर, ठीक है, राइट। सो दिस इज हाउ, और यहाँ पे भी मैंने वैसे ही फ्रेम करके लिखा है, तो आपको जो समझ आ रहा है वो लिख सकते हो। बस यहाँ पे अर्थ नहीं है, यहाँ पे मून है, इसको सही कर लेना, राइट। सो व्हाट कॉजेज विंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है। मतलब विंड इज व्हाट, विंड इज सिंपली द मूवमेंट ऑफ एयर, मतलब हवा का बहना क्या कहलाता है, वो कहलाता है विंड। सो किस तरीके से फ्लो होती है विंड, बेसिकली आपको पता है हमारा ये जो अर्थ है, यहाँ पे सन है ना, तो सन की लाइट है वो हमारे अर्थ तक पहुंचती है, एंड जिससे हमारा जो अर्थ है वो क्या होता है, गर्म होता है, ठीक है। तो अब जब ये लाइट पहुंच रही है अर्थ के पास, अर्थ के अंदर, तो वहां पे जो एयर है उस पे क्या होगा, उस पे कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो इससे क्या होगा, जो एयर है वो वार्म हो जाएगी, एयर है जो वार्म हो जाएगी, ठीक है। सो ये कुछ टेम्परेचर में डिफरेंस आना, इसकी वजह से विंड का फ्लो होता है, राइट। सो रेडिएशन ऑफ सन एंटर्स द अर्थ, some radiations are absorbed while some are retarded और go back along the same path, ठीक है। सारे एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है हमारी अर्थ, सारे रेडिएशंस नहीं एब्जॉर्ब, कुछ तो एब्जॉर्ब कर लिए अर्थ ने और कुछ है वो वापस चले जाते हैं, ठीक है। सो ये भी हमारी स्लाइड का, मतलब हमारे व्हाइट बोर्ड का ही एक स्क्रीनशॉट है। तो इस तरीके से मैंने इसको शो किया है, ये अर्थ है हमारा, है ना, और इससे रेडिएशंस आ रही हैं, तो कुछ रेडिएशंस तो उसने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया है अर्थ ने, और जिसकी वजह से अर्थ गर्म हो जाएगी। लेकिन री रिटार्डेड है यहाँ पे, मतलब कुछ रेडिएशन है उसने वापस भेज दिए, है ना, सारे एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। री रेडिएटेड, सॉरी री रिटार्डेड नहीं, री रेडिएटेड था, री रेडिएटेड सन रेज हीट द लैंड एंड वाटर बॉडीज, ठीक है। तो जो री रेडिएटेड हमारी जो रेडिएशंस होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, वो अर्थ और लैंड को, सॉरी लैंड और वाटर बॉडीज होती हैं उनको हीट अप कर देती हैं, है ना। और ये जो दे रखा है किस तरीके से मूवमेंट होता है, ये मैंने अच्छे से वीडियो में समझाया हुआ है, सो डू वॉच इट, आप उस वीडियो को देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का मेनली ये चीज है, ठीक है। देखो हमेशा याद रखना, एयर है वो कैसे मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एयर कैसे मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, है ना। प्रेशर मतलब क्या है, देखो जहां पे एयर के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा पास होंगे वो हाई प्रेशर है, और जहां पे मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे वो लो प्रेशर है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एयर मूव करती है। तो दिन के टाइम क्या होता है, डे टाइम में आपको पता है, देखो एक चीज और ध्यान रखना, आपकी जो लैंड होती है, जमीन होती है, वो जल्दी, ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको, फास्ट, फास्ट वो गर्म भी होती है, मतलब हॉट भी होती है, और फास्ट कूल भी हो जाती है। लेकिन जो वाटर है उसको टाइम लगता है, ठीक है, वो स्लो होता है, स्लोली वो कूल होता है, स्लोली वो गर्म भी होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। तो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है कि एयर का मूवमेंट होता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, दूसरा जो लैंड है वो फास्ट जल्दी कूल हो जाती है, जल्दी ठंडी और गर्म हो जाती है, लेकिन वाटर है उसको टाइम लगता है ठंडा और गर्म होने में, ठीक है। सो ये जो है आपको ब्लैक कलर का हिस्सा ये आपको दिख रहा है, दिस इज योर लैंड एंड दिस इज योर वाटर बॉडी, ये वाटर बॉडी है, इसके ऊपर ये एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे शायद वो कट गया है, ये एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। तो दिन के टाइम क्या होता है, सूरज पड़ेगा दोनों पे, पानी पे भी पड़ेगा आपका, ये हमारी लैंड है, ये पानी है, दोनों पे पड़ेगा, है ना। तो होता क्या है कि हमने अभी पढ़ा है कि लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी ठंडी हो जाती है, तो यहाँ पे क्या होगी, ये गर्म हो जाएगी ना। इसके ऊपर भी मॉलिक्यूल्स बनाए थे मैंने, बट वो शायद दिख नहीं रहे होंगे आपको। तो गर्म होने की वजह से इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर हो जाएंगे, है ना। गर्म हो गया मतलब एयर वार्म होगी, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर हो गए। एंड नाउ पानी को क्या होता है, टाइम लगता है गर्म होने में एंड ठंडा होने में, ठीक है। तो यहाँ के मॉलिक्यूल्स अभी भी पास पास हैं, तो प्रेशर कहाँ का हाई हो गया, जहाँ के मॉलिक्यूल्स पास पास है, अभी बताया था ना, हाई प्रेशर कहाँ का होगा, जहाँ के मॉलिक्यूल्स पास होंगे, ठीक है। तो यहाँ के मॉलिक्यूल पास है, तो यहाँ के हाई प्रेशर, और यहाँ के मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए, क्यों हो गए, क्योंकि एयर वार्म हो गई, क्यों हो गई, क्योंकि लैंड की टेंडेंसी होती है कि वो जल्दी ठंडी और जल्दी गर्म होती है। तो यहाँ के मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए, ये हाई प्रेशर यहाँ पे बन गया, यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा। और अभी हमने पढ़ा कि एयर ट्रेवल्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, राइट। सो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करेगी ड्यूरिंग डे टाइम। ड्यूरिंग डे टाइम क्या होगा, एयर है वो वाटर बॉडी से लैंड की तरफ मूव करेगी, ठीक है। लेकिन नाइट टाइम उल्टा हो जाएगा,
नाइट टाइम में क्या होगा, हमने अभी पढ़ा है कि जो वाटर बॉडी होती है उसको टाइम लगता है कूल होने में और उसको गर्म होने में, है ना। लेकिन रात तक क्या होगा, जो वाटर बॉडी है वो गर्म हो चुकी होगी, अब उसके ऊपर जो हवाएं हैं वो भी वार्म होगी, मतलब वो दूर दूर हो गई, है ना। ठीक है, लेकिन लैंड का हमने सुना कि अभी वो जल्दी ही गर्म हो जाती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है। तो अब रात होगी तो रात के टाइम तो सूरज होता नहीं, रात के टाइम मून होता है, तो वहां की एयर क्या होगी, वहां की एयर हाई प्रेशर की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लैंड है वो कैसी हो गई है, वो हो गई है हमारी ठंडी, तो उसके ऊपर मॉलिक्यूल्स बहुत बहुत पास होंगे एंड यहाँ पे हाई प्रेशर आपका बन जाएगा। और हमने पढ़ा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक एयर है वो मूव करती है, तो नाइट टाइम में क्या होगा, लैंड से आपके वाटर बॉडी में एयर का मूवमेंट होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि विंड कैसे फ्लो करती है, ठीक है, ये समझ में आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। प्लस ये डायग्राम जरूर बना के आना, ठीक है, इसके अच्छे से मार्क्स मिलेंगे आपको। कुछ नहीं, आपने एसएसटी में भी पढ़ा होगा, साइंस में भी पढ़ा होगा, लोअर क्लासेस में, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज जिसको बोलते हैं, ठीक है। तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, एयर का मूवमेंट कहाँ होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, है ना, और दूसरा क्या होता है, लैंड जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी ठंडी हो जाती है, और क्या होता है, पानी को टाइम लगता है कूल होने में या ठंडा होने में। तो सूरज जब होगा तब क्या होगा, लैंड के ऊपर की एयर वार्म हो गई, वार्म मतलब गर्म, गर्म मतलब भैया मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, ठीक है, एंड पानी को गर्म होने में टाइम लगता है, अभी वो ठंडा है तो मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर मतलब मॉलिक्यूल्स पास पास, लो प्रेशर मतलब मॉलिक्यूल्स दूर दूर। ओके, सो ऑल राइट, सो ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखी है, सो आप इसको नोट कर सकते हो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने, वीडियो भी देख सकते हो आप जाके। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड, क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं, बादल कैसे बनते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, इसको रेन कहते हैं बेसिकली भैया। जब क्लाउड्स आपके फॉर्म हो जाएंगे तो बारिश गिरेगी, है ना। पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो एसिड रेन होती है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड आपका कुछ एसिड्स होते हैं, वो होते हैं, तो वो आपके स्किन के लिए अच्छे नहीं है। सोचो मॉन्यूमेंट आपका ताजमहल है, उसका कलर चेंज कर दिया एसिड रेन ने, तो आपका क्या ही हाल करेंगी, है ना। राइट, सो व्हेन वाटर बॉडीज गेट हीटेड अप, ये तो बहुत सिंपल है, क्या होता है भैया, जब हमारी वाटर बॉडीज है यहाँ पे, है ना, सूरज देवता निकले और उन्होंने क्या किया, उन्होंने, अच्छा आप दिमाग लगा के एक चीज बताना मुझे, हाँ, कि क्या सारा पानी सूरज एब्सॉर्ब कर लेगा? नहीं ना, सिर्फ उसकी जो अपर लेयर वाली है ना, वाटर बॉडी की जो अपर लेयर जो सूरज के कांटेक्ट में भैया एब्सॉर्ब कर पाएगी, है ना। तो मान लो ये अपर लेयर है, तो ये इसने एब्सॉर्ब कर लिया, और एब्सॉर्ब करने के बाद या हम बोले इसको हीट अप किया, तो ये वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। वेपर्स कहाँ पहुंच गए, हमारे आसमान में, हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है, वहां पे पहुंच गए। वहां जाके क्या हुआ, टेम्परेचर कम हुआ तो ये कंडेंस हो गए, इन्होंने क्लाउड्स बना लिए। एंड क्लाउड्स जब भारी हो जाते, मतलब बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल जब एक साथ इकट्ठे हो जाते, तो क्लाउड्स भारी हो जाएंगे ना, है ना, ठीक है। सो इसकी वजह से क्या होता है, रेन ड्रॉप्स के फॉर्म में नीचे गिरते हैं। चलो मैं और अच्छे से आपको समझाती हूँ। एंड वाटर बॉडीज गेट हीटेड अप और बाय ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन बच्चा कहाँ होता है, ट्रांसपिरेशन होता है आपका लीफ में या प्लांट्स में होता है। तो ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, आपका जो स्टोमेटा होता है ना, आपका जो लीफ में स्टोमेटा पाया जाता है वो ओपन होता है। स्टोमेटा इज लाइक दिस, आपने ये पढ़ा होगा इन योर चैप्टर, साइंस में एक चैप्टर है, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, टिश्यूज वाला चैप्टर है शायद, वहां पे ये है स्टोमेटा। तो ये ओपन है, यहाँ से जो होल दिख रहा है ना, इसको स्टोमेटल पोर बोलते हैं, यहाँ से बच्चा पानी बाहर निकलता है, ठीक है। तो इसको ट्रांसपिरेशन प्रोसेस बोल देते हैं, मतलब प्लांट से पानी का बाहर निकलना, राइट। तो पानी यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो भैया ये भी क्या जाएगा, ये भी एटमॉस्फेयर में जाएगा, है ना। तो वाटर बॉडी या हीट हो या ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से क्या होगा, हमारा ये जो वाटर है वो इवापोरेट हो जाएगा, है ना। एंड दिस इवापोरेटेड वाटर इज टेकन अप विद द हेल्प ऑफ एयर। हवा क्या करेगी, इसको इन ड्रॉपलेट्स को ऊपर ले जाएगी, वेपर्स, आई शुड नॉट से ड्रॉपलेट्स, मुझे वेपर्स बोलना चाहिए, राइट। क्यों वेपर्स बोलना चाहिए, क्योंकि इसमें सन की रेस पड़ी, तो सन की रेस ने से हीट अप किया, है ना। जैसे पानी को बॉईल करते हैं ना, तो 100 डिग्री से ऊपर चला जाता है, तो क्या वेपर्स बन जाता है, भाप बन जाता है ना। सिमिलरली भाप बन के ये ऊपर चला गया। अब सोचो पानी के फॉर्म में ऊपर जाता तो भाई हमारी वाटर बॉडीज ऊपर पहुंच जाती सारी, राइट। लिक्विड क्या होता है, हैवी होता है देन वेपर्स, वेपर्स हल्के होते हैं, इसलिए वो आसानी से ऊपर चले जाते हैं। तो एयर इनको ऊपर ले जाती है। एज एयर कैरिंग वाटर वेपर्स राइजेस इट एक्सपेंड, तो वाटर वेपर क्या होते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं, ठीक है। एंड कूल डाउन, जैसे हवा इनको ऊपर ले जाती है वाटर वेपर्स को, तो ये वाटर वेपर्स कूल डाउन हो जाते हैं। जैसे आप एग्जांपल समझ सकते हो, जैसे कुकर प्रेशर कुकर, या आप प्रेशर कुकर का ना एग्जांपल लेके बॉइलिंग वाटर का ले लो तो ज्यादा ठीक है। आपने मान लो ये लिया एक वेसल और आपने वाटर को
बॉईल किया, ठीक है। तो आप देखते होगे इसमें भाप बन जाते हैं कुछ मॉलिक्यूल से, सारा पानी तो नहीं बनता। फिर आपने प्लेट से ढक दिया इसको। जब आप प्लेट से ढकते हो तो अभी भी वेपर्स क्या है, प्लेट को टच करेंगे। जैसे उन्होंने प्लेट को टच किया तो प्लेट किसके कांटेक्ट में, बाहरी एटमॉस्फेयर, और बाहर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर नॉर्मल है। तो जैसे प्लेट को टच किया इन वेपर्स ने तो वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनका टेम्परेचर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म, मतलब जो वेपर्स हैं वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप कभी जैसे दूध गर्म किया आपने तो दूध की प्लेट हटाते हो या सब्जी कुछ है आपने गर्म की तो वहां पे ड्रॉप्स बन जाती है ना, तो मतलब वो वेपर्स ही होते हैं, बस उनका टेम्परेचर कम हो जाता है ना। सो कूल डाउन हो जाते हैं। सेम सिमिलरली हमारे जो वेपर्स बने वो भी कूल डाउन हो गए। ड्यू टू दिस कूलिंग द वाटर वेपर कंडेंस। कंडेंस मतलब यही होना, कंडेंस का मतलब ये होता है, कंडेंसेशन का मतलब होता है भैया अपने वेपर्स फॉर्म है जो, मतलब जो वेपर फॉर्म है वो किसमें कन्वर्ट होगी, आपकी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगी। देखो इवापोरेशन क्या होता है, इवापोरेशन में हम बोलते हैं आपकी जो लिक्विड फॉर्म है वो किसमें कन्वर्ट होगी, वेपर्स में हो गई, है ना। एंड आपकी जो कंडेंसेशन में क्या होती है, वेपर फॉर्म लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है एंड कन्वर्टेड इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। फिर वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाते हैं। उसके बाद दीज वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ग्रू बिगर। फिर वो मान लो एक वाटर ड्रॉपलेट यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो ये आपस में जुड़ जाते हैं और बड़ी ड्रॉपलेट बन जाती है। जैसी बड़ी ड्रॉपलेट बन गई हैवी हो गई एंड ड्यू टू एक्शन ऑफ ग्रेविटी ये नीचे फॉल करने लगते हैं। ड्यू टू मोर कंडेंसेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स द ड्रॉपलेट्स बिकम हैवी एंड फॉल डाउन to the earth. ठीक है, टेम्परेचर ऑफ एयर इज वेरी लो देन दे फॉल इन द फॉर्म ऑफ स्नो, हॉल्ट एंड शीट में भी, राइट। सो अगर टेम्परेचर वहां का बहुत ज्यादा कम हुआ, जैसे हिमाचल में हम बात कर सकते हैं, लद्दाख में, सियाचिन में, अलास्का में, या आप साउथ कोरिया की बात करो, मतलब ऐसी कुछ कंट्रीज जहाँ पे मतलब टेम्परेचर सर्दियों में बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, तो वहां पे ये रेन ड्रॉप के फॉर्म में नहीं गिरते, वहां पे ये स्नो के फॉर्म में गिरते हैं। माइनस में टेम्परेचर चला गया वहां पे, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा बादल बनते कैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वी हैव लिस्ट एनी 3 ह्यूमन, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, जनरल क्वेश्चन है। 3 ह्यूमन एक्टिविटीज बतानी, मतलब हम ऐसा क्या गलत करते हैं जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। तो सबसे पहले इमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेज एंड डस्ट पार्टिकल फ्रॉम व्हीकल, ठीक है। अब तो खैर बोलते हैं कि भाई सीएनजी वगैरह कुछ ज्यादा यूज होती है। इवन आप दिल्ली में जाओगे तो सीएनजी व्हीकल्स को ज्यादा यूज होती है ना, क्योंकि दिल्ली का पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यूज करते हैं, ठीक है। सो अगर हम बात करें नॉर्मल व्हीकल की, तो अगर उसमें पेट्रोल डीजल हम यूज करते हैं ना, तो वो क्या होता है, पेट्रोल डीजल बर्न होता है ना, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन होता है, CO2 गैस रिलीज होती है, ठीक है। दैट इज अ ग्लोबल वार्मिंग, दैट इज अ कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। इट्स अ ग्रीन हाउस गैस। लेकिन अगर ये ज्यादा मात्रा में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगी तो उससे हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, हीटअप करती है। जैसे आप अभी सर्दियों का मौसम है, राइट, तो अगर रजाई के अंदर आपको बहुत सर्दी लगती है ना, तो रजाई के अंदर मुंह डाल लिया करो अपना, तो उससे क्या होगी, आपकी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। हालांकि घुटन भी होने लगती है, बट करके देखना, थोड़ा सा आपको समझ आएगा। तो क्या होगा, वो रजाई गर्म हो जाएगी थोड़ी देर में, 5-10 मिनट लगेंगे आपको पूरा ढक लेना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से जा ना पाए, लेकिन आपको फिर घुटन भी होने लगेगी, है ना। तो समझ सकते हो ना, एक तो ये हीट कर देती है और घुटन भी होती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा हो गई ना, जैसे एटमॉस्फेयर में 0.03 या 0.4% है हमारे एटमॉस्फेयर में, उससे ज्यादा होगी तो हमें भी प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। नेक्स्ट है कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, रिलीजिंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो ये नाइट्रोजन एंड सल्फर, मतलब जब हम फॉसिल फ्यूल जैसे कोल, पेट्रोलियम को हमने जलाया तो इससे कुछ ऑक्साइड्स निकलती है नाइट्रोजन एंड सल्फर की। अगेन दे आर वेरी वेरी हार्मफुल फॉर अस। एंड थर्ड इज स्मोक रिलीज्ड फ्रॉम इंडस्ट्रीज कंटेनिंग हार्मफुल गैसेज लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। आपको मैंने एक चीज पढ़ाई थी, लाइकन, शायद नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर में ही पढ़ाई थी। लाइकन क्या करते हैं, दे आर पॉल्यूशन इंडिकेटर, पॉल्यूशन इंडिकेटर बोलते हैं इनको। मतलब ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहां पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस बहुत ज्यादा पाई जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगी, हमारी एक ऐसी गैस होगी दैट इज हार्मफुल फॉर अस, हर किसी के लिए, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल, एवरीवेयर, एवरीथिंग, ठीक है। सो आप इनमें से कोई भी जनरल 3 एक्टिविटीज लिख सकते हो, जरूरी नहीं आप यही लिखो। नेक्स्ट इज हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड। सो यस, कैसे फॉर्म होती है सॉइल, 2 तरीकों से फॉर्म होती है, वेदरिंग एंड पीरियोजेनेसिस। वेदरिंग मतलब होता है आपका रॉक का टूटना, बड़े बड़े रॉक्स होते हैं उनका टूटना, इसका भी लेक्चर है, इसको भी देख सकते हो। सो ब्रेकिंग डाउन ऑफ बिगर रॉक्स इनटू स्मॉलर मिनरल पार्टिकल्स, एक बड़ा सा पत्थर था, इसको ये टूट करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में बन गया, है ना। सॉइल क्या होती है, छोटे छोटे मिट्टी क्या होती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स ही तो बनी होती है ना, राइट। तो फिजिकल ये कुछ टाइप्स की होती है, 3 टाइप की होती है। फिजिकल वेदरिंग थ्रू एयर, वाटर एंड टेम्परेचर एंड रेन, मतलब क्या हुआ, जो रॉक है आपका, जो बड़ा रॉक रहा होगा
उस पे एयर का इंप्रेशन पड़ा होगा या वाटर टकरा के गया होगा और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में उसने तोड़ दिया। तो लार्ज रॉक्स कन्वर्टेड इनटू फाइन सॉइल पार्टिकल थ्रू कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है कोई चीज है वो पास पास आ गए, मतलब मॉलिक्यूल्स है वो पास पास आ गए। मान लो कोई चीज है उसका एक्चुअल साइज ये है, कॉन्ट्रैक्शन में उसका साइज ये हो जाएगा, मतलब स्प्रिंग का एग्जांपल ले सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर गई मतलब साइज छोटा हो गया, एंड एक्सपेंशन मतलब एक्सपेंड कर गई, साइज बड़ा हो गया। ठीक है, सो सेम हैपेंस विद द रॉक। रॉक के अंदर जो पार्टिकल्स, रॉक भी तो पार्टिकल से बना ना, अगर वो रॉक है वो सॉइल में कन्वर्ट हो रहा है, और सॉइल क्या है, पार्टिकल से बनी है, तो भाई रॉक भी पार्टिकल से बना होगा, है ना। ठीक है, बस वो पार्टिकल बहुत ज्यादा पास आ गए। तो क्या होगा, मान लो रॉक पे रेन हुई, या आप बोल सकते हो कि टेम्परेचर है वहां का बहुत कम हो गया, है ना। तो इससे क्या होगा, रॉक के पार्टिकल्स वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब पास पास आ जाएंगे। जैसे आपने सर्दियों में सिकुड़ जाते हो, शिवर करने लगते हो, सिकुड़ने लगते हो, अपना शरीर है वो जितना क्लोज ला सकते हो, जो सर्दियों में ही होता है मेनली। बिस्तर पे भी आप लेटते हो ना तो सिकुड़ के लेटते हो, कोई फैल के नहीं लेटोगे, बल्कि गर्मी में आप देखते हो फैल के लेटते हो। सेम हैपेंस विद द रॉक। व्हाट हैपेंस हियर इज the particles of the rocks, they come close to each other, means they do the contraction when the temperature of that particular area is very low. जब उसका temperature बहुत कम हो जाता है, the particles inside this rock they do contraction, they come very close to each other. But similarly मान लो after some months what happens, उसका जो temperature है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, जैसे गर्मी आ गई तो आप फैल के लेटते हो ना। Similarly the particles of the rock they expands, मतलब अभी जो रॉक के पार्टिकल्स इतने थे वो अब एक्सपैंड हो जाएंगे, मतलब उनका साइज बड़ा हो जाएगा। तो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, जो रॉक होता है हम बोल सकते हैं टूटने लगता है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रॉक है वो टूटने लगता है। ठीक है, सो ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, विंड एरोड द सरफेस ऑफ रॉक। विंड भी क्या करेगी, मान लो यहाँ से विंड चल रही है तो ऐसे करके सरफेस से टच होके गई तो अपने साथ कुछ ना कुछ रॉक का जो सरफेस वाला एरिया वो लेके चली जाएगी, जिससे वो मिट्टी में बदल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, रिवर वाटर राइजेस रॉक अगेंस्ट ईच अदर एंड हैंस कॉजिंग ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स। तो रिवर वाटर भी यही करता है, कहते हैं ना कि पानी में ताकत होती है, पत्थर को भी तोड़ सकती है ना। तो क्या होता है, मान लो एक पत्थर है पानी में, तो यहाँ पे आया एकदम से पानी, बहुत तेज फ्लो आया पानी का, इसने पत्थर को तोड़ दिया दो पार्ट्स में, एक ये हो गया एक ये हो गया, है ना। और ये भी हो सकता है आपस में टकराए, ये इससे टकराए ये इससे टकराए, तो इसकी जो सरफेस है वो एकदम से क्या हो, सरफेस वाले जो पार्टिकल्स हैं वो हम बोल सकते हैं वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, राइट। केमिकल वेदरिंग क्या होती है, तो फिजिकल हो गई है। केमिकल मतलब इट इन्वॉल्व वेरियस केमिकल प्रोसेसेस, मतलब जो रॉक है वो क्या करेगा, वेरियस फिजिकल प्रोसेसेस उसमें होंगी, बहुत सारी फिजिकल प्रोसेसेस होंगी जिसकी वजह से जो बड़ा सा रॉक है वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मतलब पानी के थ्रू जाना, पानी के कांटेक्ट में होना है हाइड्रेशन। ठीक है, दोनों का मतलब पानी से रिलेटेड है। विच ब्रेक्स द रॉक्स, मतलब सेम है, मतलब इट्स नॉट लाइक डिफरेंट, बट चेंज ये हो गया, केमिकल हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, है ना। तो पानी भी क्या है, केमिकल है। तो अगर जो रॉक है हमारा दैट इज जस्ट इमर्स्ड इनटू द वाटर, वो पानी में हमारा क्या है, इमर्स कर दिया हमने, पानी में रख दिया उसको। ठीक है, सो यहाँ पे बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होंगी जो रॉक में होंगी, एंड जिसकी वजह से रॉक है वो टूट जाएगा। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल वेदरिंग। इसमें लाइकेन एंड मॉसेस, ये आपने सुना होगा, लाइकेन एंड मॉसेस आर द फर्स्ट प्लांट्स, लाइकेन एंड मॉसेस वर द फर्स्ट जो रॉक्स पे ग्रो किए थे। लाइकेन क्या होता है, लाइकेन आपका होता है, मैंने बताया था आपको, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है अलगी के बीच में और फंगस के बीच में, है ना। लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक मतलब दोनों एक साथ रहेंगे हंसी खुशी। मतलब अलगी क्या करेंगी, अलगी इज अ प्लांट, लोअर प्लांट होता है, तो ये इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। फंगस क्या करेगा, फंगस होता है एक, फंगस तो फंगस ही होता है। ठीक है, तो फंगस क्या करेगा, इसको प्रोटेक्ट करेगा। तो दोनों एक दूसरे का लाइक हम बोल सकते हैं ना पार्टनरशिप दिया, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में दोनों को फायदा होता है। तो लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन अलगी एंड फंगस। फाइल मॉस में क्या होता है, मॉस भी थोड़ा सा सेम ही है, बट डिफरेंस ये आ जाता है, यहाँ पे प्लांट्स आ जाते हैं, प्लांट्स प्लस फंगस के बीच में। ठीक है, अलगी क्या आपका लोअर प्लांट है, आपने अलगी देखा होगा, काई बोलते हैं ना उसे हिंदी में। जो आपकी नाली वगैरह होती है जहाँ पे बहुत ज्यादा मॉइस्चर रहता है ना, वहां पे ग्रीन ग्रीन कलर की परत जम जाती है, वो होती है अलगी। राइट, सो मॉस क्या होता है, बड़े बड़े प्लांट्स के और फंगस के बीच का रिलेशन। काम इनका भी होता है, प्लांट इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, फंगस इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सो लाइकेन एंड मॉसेस क्या करते हैं, मान लो ये रॉक है तो इसकी सरफेस पे लाइकेन ग्रो कर गया, इसके अंदर कहीं होल है वहां लाइकेन ग्रो कर गया, अगर अंदर होल है कहीं ग्रो किए तो इनका लाइकेन का जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो रॉक है वो धीरे धीरे टूटने लगेगा। ठीक है, तो बायोलॉजिकल वेदरिंग होगी। ठीक है, लास्ट इज स्पीरोजेनेसिस। इसमें क्या करते हैं, या डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल टेक्स प्लेस बाय बैक्टीरिया। इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया क्या करता है, डिकम्पोज करता है ऑर्गेनिक मटेरियल को, लीडिंग टू ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन।
है ना, कहते नहीं इंसान मिट्टी का बना और मिट्टी में मिल जाता है, राइट। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं, तो उन पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया एक्ट करता है और उनको किसमें उसको ह्यूमस ह्यूमिफिकेशन कर देता है, उसका मतलब उसमें ह्यूमस में बदल देता है। और मिनरलाइजेशन मतलब जैसे हमारा शरीर है उसमें भी मिनरल्स काफी पाए जाते हैं, तो वो उसको क्या करेगा, तोड़ करके मिनरल्स में कन्वर्ट कर देगा, है ना। मतलब जो मिनरल्स हमने प्लांट से एनिमल से लिए थे वो वापस मिट्टी में मिल गए। The soil is formed containing lots of minerals and nutrients. So these are some processes through which we can say these are some different methods through which the soil is formed, right? Next is what is soil erosion? Soil erosion क्या होता है? So soil erosion मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। ये हमारी क्या होती है, soil है, तो इसकी अपर लेयर होती है ना, वो उसको बोलते हैं ह्यूमस, एंड ह्यूमस इज वेरी वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट, सॉरी इट्स रिच इन न्यूट्रिएंट, हाँ बोल सकते हैं, फर्टाइल भी होती है ना, राइट। कोई भी अगर किसान खेती कर रहा है तो वहां पे ह्यूमस जरूर होगा। अगर उस जमीन में ह्यूमस नहीं है तो वहां खेती नहीं हो सकती, बंजर हो जाएगी। तो ह्यूमस लेयर इज वेरी वेरी फर्टाइल, इट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल। अब सॉइल इरोजन में क्या होता है, जैसे बहुत तेज से हवा चली या बहुत तेज पानी का फ्लो आया, ठीक है, जिसकी वजह से टॉप मोस्ट लेयर ह्यूमस होती है वो उड़ा के ले जाते हैं अपने साथ, मतलब पानी ले जाएगा बहा के, हवा उसको उड़ा के ले जाएगी अपने साथ, जिसकी वजह से फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, क्योंकि फर्टिलिटी कहाँ पे थी, ह्यूमस वाली लेयर में थी, ह्यूमस लेयर ही फर्टाइल थी, टॉप मोस्ट लेयर है, सबसे टॉप मोस्ट है तो भाई वही उड़ के जाएगी सबसे पहले, है ना, सरफेस पे प्रेजेंट है, सो वो रिमूव हो जाती है, एंड हेंस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज, हम बोल सकते हैं कि वो फर्टिलिटी खत्म हो जाती है उसकी, ठीक है। सो रिमूवल ऑफ फर्टाइल top soil land by the wind or water is called soil erosion. Soil erosion occur easily in those areas of land which are not covered by vegetation. मान लो यहाँ पे अगर कोई प्लांट वगैरह ग्रो कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे पेड़ लगे हैं, प्लांट लगा है तो सॉइल इरोजन होने की संभावना बहुत कम है। क्यों? क्योंकि इनकी जो रूट्स हैं वो सॉइल को पकड़ के रखेंगी, है ना, राइट। साथ ही अगर विंड ब्लो कर रही है या पानी ब्लो कर रहा है तो उसको ऑब्स्टिकल्स होगा, मतलब इसकी बाग से होके जा रहा है, इसकी बार्क से होके जा रहा है, ठीक है, और एरिया वो इन्होंने ट्रीज ने ऑक्यूपाई कर रखा, साथ में रूट्स हैं वो उन्होंने सॉइल को जकड़ रखा, तो सॉइल इरोजन यहाँ नहीं होता है। लेकिन कोई ऐसी लैंड है वो बिल्कुल खाली पड़ी है, वहां पे कुछ नहीं हो रहा है, तो वहां पे तो भैया बहुत अच्छा मौका है इनके लिए, तो ये टॉप लेयर को उड़ा के ले जाएंगे अच्छे से, ठीक है। सो दैट इज नॉट कवर बाय वेजिटेशन, मतलब ट्रीज या अदर प्लांट, और हैविंग अ लिटिल वेजिटेशन या कम वेजिटेशन है, द कवर ऑफ वेजिटेशन सॉफ्टन और रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ हैवी रेन्स और सॉइल, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सॉइल इरोजन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग और रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन। भाई बताओ किस तरीके से हम ये जो टॉप लेयर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको रिमूव होने से बचा सकते हैं। सिंपल है, आप क्या करो, ओवरग्रेजिंग को प्रिवेंट करो। ओवरग्रेजिंग मतलब भाई जो भी गोट्स हैं आपकी या जो गाय भैंसे हैं जो चारा खा रही है, अगर उन्होंने पूरा चारा खा लिया, घास खा ली, तो सॉइल हमारी क्या हो जाएगी, सॉइल बिल्कुल कह सकते हैं सरफेस खाली हो जाएगी उसकी, एंड इट इज इजी फॉर द वाटर एंड द एयर टू अटैक ओवर दैट पार्ट, है ना, सरफेस की जो टॉप लेयर है उसको उड़ा के ले जाना बहुत इजी हो जाएगा इस टाइम, ठीक है। सो प्रिवेंटिंग ओवरग्रेजिंग बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज एज रूट ऑफ द ट्री होल्ड द सॉइल इन प्लेस, रूट्स उसको एक प्लेस में रखती हैं, एंड काउंटर फ्लोइंग बोल सकते हैं हम, ठीक है, बाय कीपिंग द वेजिटेशन कवर ऑन द ग्राउंड टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ विंड एंड वाटर, ठीक है। एंड और आप ऐड कर सकते हो आप इसमें जैसे टेरेस फार्मिंग, ये मेनली हिली एरियाज में होता है, टेरेस फार्मिंग कर सकते हो आप हिली एरियाज में, है ना, एंड ठीक है, मतलब कुछ ऐसी चीजें कर सकते हो जिससे आपका जो भाई आपकी जो सॉइल है वो खाली ना पड़ी रहे, आपकी जो जमीन है वो खाली ना पड़ी रहे, उसमें कुछ ना कुछ खेती होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स इन विच वाटर इज फाउंड ड्यूरिंग वाटर साइकिल। वाटर साइकिल भी पढ़ाया है, तो वाटर साइकिल में किस स्टेट में, 3 स्टेट्स होती है ना, एक होती है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो वाटर साइकिल में इन तीनों में से कौन कौन सी स्टेट में वाटर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो तीनों फॉर्म में ही मिलता है देखने को। सबसे पहले गैशियस फॉर्म, गैशियस मतलब वाटर वेपर्स के फॉर्म में, मतलब जब वाटर है वो इवापोरेट करके बादल बनाए होंगे उसने, तब गैशियस फॉर्म देखने को मिली। लिक्विड फॉर्म, लिक्विड मतलब रेन ड्रॉप के फॉर्म में, जब जो वाटर है वो जमीन पे वापस आएगा इन द फॉर्म ऑफ रेन, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज सॉलिड स्टेट, स्नो और आइस फॉर्म में। अब ये आपका ये सेम रेन के फॉर्म में है, ये भी जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है वहां पे स्नो गिरती है, जहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल होता है वहां पे रेन होती है, ठीक है। तो ये तीनों स्टेट में हमें पानी देखने को मिलता है वाटर साइकिल में, इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, नेम 2 बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट कंपाउंड दैट कंटेन बोथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है, मैंने प्रोटीन का स्ट्रक्चर लगाना भूल गई मैं।
मतलब आपको दो बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बताने जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों ही हो। मतलब ऐसे कुछ कंपाउंड जहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों। तो एक तो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, दूसरे प्रोटीन्स। प्रोटीन्स तो आप नॉर्मली समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा, प्रोटीन्स होते हैं ना आपके, वो अमाइनो एसिड से बने होते हैं, अमाइनो एसिड्स। और ये मेनली नाइट्रोजन कंटेन करते हैं और ऑक्सीजन भी कंटेन करते हैं, ठीक है। मैं इसका स्ट्रक्चर लगाना भूल गई हूँ। और न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं आपके, डीएनए और आरएनए। ये आपने सुना होगा तो वेरी गुड, नहीं सुना हो तो हमारी बॉडी होती है उसमें डीएनए पाया जाता है, आपने सेल चैप्टर में जरूर पढ़ा होगा। इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना। तो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, इनके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि आप अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं या आप अपने भाई बहनों की तरह दिखते हैं। क्यों? क्योंकि आपका डीएनए वो कुछ ना कुछ सिमिलर होगा। 100% कभी सिमिलर नहीं होता है ना। 100% किसी का भी सिमिलर नहीं हो सकता है, किसी भी दो इंसान का सिमिलर नहीं हो सकता। मतलब इतने 7 to 7.5 बिलियन लोग हैं इस दुनिया में, एंड स्टिल दो इंसानों का डीएनए कभी 100% सेम नहीं हो सकता है, ठीक है। सो ये न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मूला, आप इसको ड्रॉ मत करना, कि आपका किसी काम का नहीं है अभी, बस मैंने समझाने के लिए कि न्यूक्लिक एसिड में आपके नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों पाए जाते हैं। ये देखो यहाँ पे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हालांकि फास्फोरस भी पाया जा रहा है, ये अल्कोहल ग्रुप है आपका, लेकिन नाइट्रोजन और हमें ऑक्सीजन बताना था, हाइड्रोजन भी पाया जा रहा है, ठीक है। और सिमिलरली प्रोटीन होता है, वो बहुत सारे अमाइनो एसिड्स की चेन जब रिपीट होती है तो वो प्रोटीन बनाती है, तो वहां भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन पाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, लिस्ट एनी 3 ह्यूमन एक्टिविटीज विच वुड लीड टू इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन इन एयर। मतलब हमारा जो भैया एटमॉस्फेयर है जिसमें 0.003% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा ठीक ठाक है, लेकिन कुछ लोगों की एक्टिविटी की वजह से इसका जो परसेंटेज है वो बढ़ रहा है, जिससे हमें एज वेल एज हमारे एटमॉस्फेयर एज वेल एज वहां रहने वाले जीव जंतुओं को भी नुकसान पहुंच रहा है। तो ऐसे कौन से कारण हैं? अच्छा, आपको ह्यूमन एक्टिविटीज बतानी है, ह्यूमन ही करते हैं गंदगी, है ना। तो सबसे पहला, अच्छा आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, दैट इज अगेन कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन। Burning of fossil fuels such as petrol, diesel uses transportation and industrial purposes means आपका जो fossil fuels है पेट्रोल एंड डीजल, बेसिकली हम शिप्स वगैरह में यूज करते हैं, आप कार वगैरह में, जैसे अभी, ठीक है, दिखाने के लिए, दिखावटी आजकल बहुत दुनिया है ना। अगर आपको जाना भी होगा थोड़ी छोटी डिस्टेंस में, कार लेके चलते हैं, 10 लोग देखेंगे, बोलेंगे भाई इनके पास कार है ना। सो उसकी वजह से भैया क्या होता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा रिलीज होता है। नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ वुड एंड चारकोल फॉर हीटिंग एंड कुकिंग। अभी तो खैर सर्दियों का मौसम है, खूब आप आग वाग जला रहे होगे, तो वहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। एंड कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिफॉरेस्टेशन। क्यों इससे क्या हो जाएगा, सोचो इससे क्या होगा। ट्रीज ट्रीज की वजह से कैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बढ़ रही है, हम तो काट रहे हैं ना इनको, है ना। सो इससे क्या होगा, देखो आपके जो ट्रीज होते हैं ना वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, आई एम सॉरी, हाँ ठीक है सही बोला मैंने, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ठीक है। लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते भी तो है ना। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है आपका, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ आपका सनलाइट एंड क्लोरोफिल विल गिव यू C6H12O6 प्लस O2। ये ग्लूकोज बन गया आपका, ये ऑक्सीजन रिलीज हो गई। तो आप देखो तो इसमें CO2 ले रहे हैं भैया, अगर इनके पास मतलब अगर ट्रीज ही नहीं रहेंगे, ठीक है। अभी जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में मेंटेनेंस हो रहा है ना ऑक्सीजन और CO2 का, वो कहीं ना कहीं प्लांट और एनिमल की वजह से ही हो रहा है, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है। तो अगर प्लांट को आपने काट दिया तो भैया जो एटमॉस्फेयर में इतनी ज्यादा गंदगी, हमने एटमॉस्फेयर में इतनी ज्यादा CO2 फैला रखी है, वो कौन लेगा, है ना। एकदम से परसेंटेज बढ़ेगा। सो जो जिनको हम बोलते हैं ना लंग्स ऑफ दी अर्थ, किसको बोलते हैं, अमेजॉन फॉरेस्ट को। वो तो इसलिए बोलते हैं ऑक्सीजन की वजह से, चलो वो भी बता दिया मैंने, ऑक्सीजन की वजह से खैर उसको बोलते हैं। लेकिन ये कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में। अगर प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो यूज कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाएगी एटमॉस्फेयर में। अगेन दैट इज अ बिग 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 इशू, या बोल सकते हैं कंसर्न फॉर अस ना। अभी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन समझ में आ जाएगा 10-20 सालों में। हालांकि AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हो सकता है चीजों को काबू कर ले या कुछ ऐसी चीजें ले आए कि हम सरवाइव कर सकें स्टिल, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसका वीडियो लेक्चर भी आपको मिल जाएगा। सो व्हेन सनलाइट हिट्स, क्या होता है, देखो सन की रेडिएशंस है, आई अर्थ पे हिट किया, इनको कुछ रेडिएशन तो एब्जॉर्ब कर लेता है अर्थ, लेकिन कुछ रेडिएशन को वापस भेज देता है, ठीक है। सो इसकी वजह से जो सन है, जो अर्थ है हमारा, वो हीट अप हो जाता है। व्हेन सनलाइट हीट्स अर्थ सरफेस,
some of the heat radiate back into the atmosphere and some of these heat is absorbed by the gases in the atmosphere. मतलब कुछ gases तो absorb कर लेती हैं इस heat को, कुछ re-radiate हो जाती हैं. This is greenhouse effect and it keeps the earth to warm and this greenhouse effect allows the earth to have temperature that can support. मतलब important है ये भी, but greenhouse effect leads to the global warming. Reason is भैया आपकी जो कुछ गैसेस होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, जैसे CO2 हो गया, आपकी कुछ CFCs हो गया, ओजोन वगैरह जो भी है, उनका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. एक पर्टिकुलर अमाउंट में तो नेचर ने अच्छे से प्रोवाइड कर दिया भैया, ग्रीन हाउसेस इंपॉर्टेंट है ना, वो नहीं होगा तो भाई आइस से ज्यादा ही, ठीक है, सर्वाइव वहां भी नहीं कर पाओगे तुम, राइट. सो दैट इज इंपॉर्टेंट. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. जब सूरज की किरणें हमारी धरती पे पड़ती हैं तो उससे हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर वो हीट अप हो जाता है. क्यों? क्योंकि कुछ रेडिएशंस तो अर्थ की एयर एब्जॉर्ब कर लेती, कुछ हमारे अर्थ की सरफेस तक पहुंच जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो वातावरण है, अर्थ का एनवायरमेंट है, जो सराउंडिंग है, वो गर्म रहती है. दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट. एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. What are the two forms of oxygen found in atmosphere? एटमॉस्फेयर में दो ऑक्सीजन किस रूप में पाई जाती है एटमॉस्फेयर में? तो एक तो आपका मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2, दूसरा ओजोन. ओजोन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, दो फॉर्म में पाई जाती है. Alright, so that was the last question, right? So yes, in-text question for the natural resources is completed and आप इसको पढ़िए अच्छे से. कोई डाउट है तो do comment it and thank you so much for watching this video.